खम्मा घनी बाई सा, बिजोलिया की प्रजा महल के द्वार तक आ गई है। क्या? फिर से? हमें तो लगा था कि दशहरे के इस अवसर पर वो कुछ समय के लिए अपना सारा दुख भूल जाएंगे। नहीं भाई साहब, प्रजा का दुख बजाय मिटने के उल्टा आक्रोश बन के भड़क उठा है। आपके सामंत भाई बलवंत भी अपनी ओर से इस उपद्रवी भीड़ को शांत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, किंतु उन्हें भी आंशिक सफलता ही मिल पा रही है भाई साहब। लगता है मेवाड़ की निष्ठुरता को सहन नहीं कर पा रही है बिजोलिया की प्रजा। बाबूजी ना चलिए, वो आपको हमें क्षमा कर दीजिए, हमें आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अरे ये कोई बात हुई भला? हम बड़े हो गए इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम मूर्खता करना छोड़ दे और आप हमें डांटना डपटना। नहीं चक्रपाणी, मूर्खता आपने नहीं की थी, वो तो बस हमारे मन में उनके प्रति इतनी घृणा बढ़ चुकी है कि उनका नाम सुनते ही आप तो हमारे मित्र हैं, भला आपके सामने स्वीकार करने में कैसी लज्जा। अब ये ऐसे ही रहने वाला है उम्र भर। कुछ घाव होते ही ऐसे, भरते नहीं। हरे के हरे रह जाते। चलते हैं। अरे कैसे रहेंगे हरे? आपके हर घाव भर जाएंगे बाबूजी राज। आखिर ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी मिश्रा ने मिलाई है आपकी कुंडली अजबदेव आयसा से, और आज तक हमने ऐसी मेल खाने वाली कुंडली देखी नहीं है कहीं। माँ जीजा कहाँ है? वे तैयार हो रही हैं बलवंत। माँ, जीजा कैसे इतने क्रोधित लोगों को शांत करवा देती है? पता है, हमें तो बहुत डर लगता है, जबकि हम सामंत हैं। क्या जीजा बचपन से ही ऐसी है? ऐसी बात नहीं है बलवंत। बचपन में तो अजबदेव भी बहुत सहमी सहमी रहती थी, बहुत संवेदनशील थी, किंतु आपके दादा के निधन के बाद समय ने उन्हें पूरी तरह से बदल डाला। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजबदेव। प्रेम मर गया है। विवश कर दिया उन्हें दृढ़ व्यक्तित्व और सुलझी हुई शतरानी बनने पर, जिस पर बिचौलिया की प्रजा विश्वास कर सके, सम्मान करे। तो क्या अब जीजा संवेदनशील नहीं रही जैसी वह बचपन में थी? भावनाएं तो आपकी जीजा में आज भी हैं, किंतु शायद उन्हें छिपाना सीख लिया है उन्होंने। जीजा, जीजा, जीजा। बलवंत, हमें पता चला है कि हमारी बिजौलिया की प्रजाजन आक्रोश, विद्रोह और अराजकता का रूप ले रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम ये स्थिति संभाल लेंगे। पर जीजा, अचानक हमारी प्रजा ऐसी कैसी हो गई? हम समझाते तो कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। सामंत तो हम है ना, पर सब आपकी ही सुनते। बलवंत, हमने आपको पहले भी कई बार समझाने का प्रयास किया है कि प्रजा को अगर पद और अधिकार में रहकर मिलेंगे तो प्रजा से कभी मिल ही नहीं पाएंगे, पर पद और अधिकार उसके उपरांत भी यदि आप उनसे विनम्रता से मिलेंगे
संवेदनशीलता से उन्हें सुनेंगे तो प्रजा भी आपकी हर एक बात सुनेगी। जीजा, आपने जैसा कहा हमने वैसे कई बार किया। हम प्रजा के पास भी गए, एक बच्चे के सिर पे हाथ भी फेरा, और हम कर भी क्या सकते हैं? पर हम उनके जैसे वस्त्र तो नहीं पहन सकते ना? नहीं भाई, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। आप थोड़े बड़े हो जाए, तब तक आपके प्रजा की सुख दुख के लिए हम हैं। पर माँ कहाँ पर है? माँ, लगता है इस बार प्रजा को झूठे दिलासों और आस दिखाकर बार बार बहलाया नहीं जा सकता। लगता है माँ, आप पूरे मन से प्रजा के साथ हैं। हाँ तो गलत कहाँ है हमारी प्रजा? हमारे प्रति चित्तौड़ की रूखे बर्ताव से ही तो गुस्साई हुई है। हमें तो इसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता। रूखेपन की शुरुआत तो हमने की थी ना। राणा जी आए तो थे दाता के अग्नि संस्कार पर। क्यों आए हैं आप यहाँ? सब कुछ मिटाने के बाद अब क्या बचा है यहाँ पर? ये चले गए, यही देखने आए हैं ना? हंसाबाई जी, राव मामलत जी हमारे प्रिय मित्र थे। तो फिर आपके हाथ सने अपने प्रिय मित्र के रक्त से आपने ही तोड़ा था इनका मन, इनका मान, इनका सम्मान, इनका विश्वास। इनकी ब्याता पुत्री को अपमानित करके ससुराल से वापस भेज दिया आपने। उसी अपमान ने लिए हैं इनके प्राण। चाहे कारण कोई भी बताए राजवे, किंतु हम जानते हैं कि आपने मारा है इन्हें। आपने। हंसाबाई जी, आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। वाह राणा जी, सब कुछ मिटाने के बाद भी अपनी मर्यादा की सीमा में रहे हम। क्यों? क्योंकि आप राजा हैं और हम सामंत। तो फिर ठीक है, निभाएंगे हम सामंत धर्म। जाइए और मेवाड़ के राजा को पूरे आदर और सम्मान के साथ यहाँ से बाहर जाने का मार्ग दिखाई। और ध्यान रहे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनके सम्मान में। आरंभ उन्होंने किया था आपको महल से बाहर निकाल के। संबंध उन्होंने तोड़ा था। इतने वर्ष बीत गए, आया उनकी ओर से कोई संदेश? ठुकराया है उन्होंने आपको और सारे बिचौलिया को। रोष, दुख और आक्रोश तो होगा ही ना प्रजा में। हम चाहे अपने प्रजा के दुख और आक्रोश के प्रति कितनी भी सहानुभूति रख लें, पर हम ये कभी नहीं भूल सकते कि मेवाड़ ही हमारी मातृभूमि है, हमारी पहचान है। और हमारी मातृभूमि से हम कभी नाता नहीं तोड़ सकते। ये जानते हुए भी कि उन्होंने आपको मात्र घृणा, अपमान और जीवन भर के लिए दुखी दी है। हाँ माँ, इसके उपरांत भी। ठीक है, किंतु बिचौलिया की प्रजा आपके इन उच्च आदर्शों और सहनशील चरित्र, उसका मर
बिल्कुल नहीं समझ पाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि उन्हें जो भाषा समझ में आती है आप उसी में उन्हें दिशा निर्देश दें। अन्यथा मेवाड़ के प्रति उनका आक्रोश उन्हें जिस ओर बहाएगा वे बह जाएंगे। चले माँ। बिजौलिया के प्रजाजनों, हम अजब देव सारे बिजौलिया के हित में आप सबके सामने खड़े। हम जानते हैं कि आप सब यहाँ क्यों आए हैं। एक बार फिर अफगानों ने हमारी बिजौलिया की सीमा का अतिक्रमण कर हमारे पशुधन को लूटने का प्रयास किया है। आपका अनुमान ठीक निकला। ये दूसरी बार आक्रमण हुआ है हमारे क्षेत्र पर अफगानियों द्वारा। ये आंधी तूफान की तरह आते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं और हमारे देखते देखते हमारा पशुधन बांध कर ले जाते हैं अपने साथ। कितने बार निवेदन कर चुके हैं मेवाड़, मगर वहां कोई हमारी सुनता ही नहीं। कैसे सामना कर सकते हैं हम इन अफगान उपद्रवियों का? अरे मैं लुट गया रे। वो गाय ले गए मेरी। अरे मेरी भी दोनों बकरियां ले गए भाई। मैं लुट गया। अरे वो बकरियां ले कैसे ले गए अफगान? हाँ हाँ, और कुछ तो होगा नहीं आप लोगों से। बस ऐसे ही एक साथ कहीं बैठ के शोक मनाते रहिए अपने मवेशियों का। तो तुम ऐसा कौन सा कुल्लड़ में गुड़ फोड़ोगे पट्टा? अरे ओ काका, हम कुल्लड़ में गुड़ नहीं वहां सीमा पार जाकर उन अफगानों का सर फोड़ेंगे। जब देखो आकर हमारे मवेशियों को चुरा ले जाते। नहीं, सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वो भी ऐसा सबक जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पाएंगे। देख लीजिए भाईजी लाल, ये अफगानी उपद्रव बढ़ता ही जाएगा। हाँ भाई साहब, अब तो हमें इस बात को अपने हाथ में लेकर बिजौलिया को स्वतंत्र घोषित कर देना चाहिए। अरे मेवाड़ हमारी ना सुन रहा है ना हमारे कुछ काम आ रहा है, तो क्या मतलब है मेवाड़ से जुड़े रहने का? इससे तो अच्छा है हम मेवाड़ से अलग हो जाए और दूसरे किसी शक्तिशाली राज्य से जुड़ जाए, ताकि हमें सुरक्षा तो मिले। ये नितांत भावुकता में डूबा हुआ एवं शीघ्रता में लिया निर्णय होगा। एक काम करते हैं, हम दोबारा अपना संदेश मेवाड़ तक पहुंचाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी स्थिति की गंभीरता को देखकर कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेंगे। एक और संदेश? कितने संदेश तो भेज चुके हैं भाईजी लाल। वो बिजौलिया के प्रजा के संदेश का उत्तर क्या देंगे जिन्होंने अपने बहू के गौने का संदेश हम तक नहीं भेजा? चांद, ये आपके टूटी हुई माला के सारे मोती। चांद, दादा भाई, अरे आपने तो सारे बिखरे मोती एकत्रित कर दिए एक स्थान पे और अपनी तलवार से।
हमें तो पूरा दिन लग जाता इनको ढूंढ ढूंढ के एकत्रित करने में। पर आपके भाई के होते हुए भला आपकी ढूंढेंगे बिखरे हुए मोती? हाँ, ये बात भी है। अब क्या हुआ चांद? हमारी ये माला तो टूट गई है ना, रावण दहन तक कैसे जुड़ेगी ये? मतलब रावण दहन में हम अपनी माला पहन ही नहीं पाएंगे, जबकि रानी माँ की कठोर निर्देश है कि हमें अपनी माला पहन के जाना है। अर्थात सोचने की बात यह है कि इन विद्रोही बिखरे हुए मोतियों की माला को एक साथ एक धागे में कैसे पिरोया जाए। हमें क्षमा कीजिए भाईजी लाल, हमारी मंशा आपका अवमान या आपको दुख देने की नहीं थी। हम सब मेवाड़ के व्यवहार से दुखी। राव जी तो ठीक ही कह रहे हैं। आप उनके लिए इतनी निष्ठा दिखा रही हैं जिन्हें आपकी कोई कदर ही नहीं है। बस बहुत हो गया। हमारी निष्ठा मात्र किसी एक राज परिवार से नहीं है। हमारी निष्ठा हमारी मातृभूमि से जुड़ी हुई है। और आप कहते हैं कि वो एक झटके में तोड़ दिया जाए? और अलग होकर हम क्या कर लेंगे? किसी नए शक्तिशाली राज्य को ढूंढकर उनसे जुड़ जाएंगे? क्या वो लोग हमारा शोषण नहीं करेंगे? और इसीलिए तो हम बस यही कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से अपना संदेश मेवाड़ तक पहुंचाएंगे। माँ जी साहब, क्या आपको लगता है हमें अभी भी करना चाहिए भरोसा मेवाड़ पर? हमें भी वही सही लगता है जो आप सबको लगता है। और सच कही तो इनके निर्णय सदा सही रहे, और ये बात तो इनके दाता भी मानते थे। इसीलिए ये जो निर्णय लेंगी वो ठीक रहेगा। पर संदेश कौन ले जाएगा चित्तौड़? हम में से तो किसी की मंशा नहीं उस धरती पर पांव रखने की। आपकी इच्छा के विरुद्ध हम आपको आज जाने भी नहीं देंगे। हम जानते हैं एक व्यक्ति को जो हमारा संदेश चित्तौड़ तक पहुंचाएगा। हमारा मुंह बोला भाई पट्टा। पट्टा? वो पागल हाथी वो संदेशा ले जाएगा? भाईजी लाल, वो बना बनाया काम बिगाड़ देगा आपका। कुछ नहीं होगा, आप सब लोग निश्चिंत रहिए।
अब तो फत्ता ही चित्तौड़ जाकर हुकुम से सहायता ला सकता है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।